Hello everyone. Today we are continuing the topic of vector space and most probably आज हम ये टॉपिक ख़त्म कर लेंगे वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस बच्चे बात ये है कि जो हम अपना उसमें करते हैं लेक्चर क्लास में करते हैं तो वहाँ पे तो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते जितना मैं इस लेक्चर में जा रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स में जा रहा हूँ। पर स्टिल थोड़ा बहुत अगर थोड़ी सी मुझे टाइम की मोहलत मिली हुई है तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी थोड़े बहुत डाउट्स बच्चों के रह जाते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो उनको यहाँ पे मैं बच्चों को थोड़ा इन डेप्थ समझा सकूँ विद इन सर्टेन लिमिट्स। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे अपने पास जो वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस जो हम कल पढ़ के आए थे उसका जो मेन चीज़ है बच्चे की, वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है, वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो बेसिकली ये आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। सेट किसी का भी हो सकता है, पॉलिनोमियल्स का, मैट्रिसेस का, फंक्शन का, सच दैट इस पे सबसे पहली बात कि कोई एक वेक्टर एडिशन का ऑपरेशन डिफाइंड होगा। ऑपरेशन वेक्टर एडिशन का डिफाइन होगा किस तरह का कि ए बी अगर उस सेट नॉन एम्प्टी सेट वी को बिलोंग करते हैं तो उनका सम जिस भी रूल से हमने डिफाइन करा है वो भी आपका वी में लाई करेगा। तो वो ऐसा कुछ हम ऑपरेशन वेक्टर एडिशन का डिफाइन करते हैं। प्लस वो जो ऑपरेशन है वेक्टर एडिशन वो सेटिस्फाई करता है आपकी चार प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव वाली, ठीक है, कि आपके पास एडिशन कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव वाली कि आपके पास जो एडिशन है एसोसिएटिव होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ योर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो बेसिकली ये आपके पास वही चीज़ कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी वो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दो तो एलिमेंट इटसेल्फ आपको वहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज एडिटिव आइडेंटिटी। और ये बच्चे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़ीरो वेक्टर बने या ज़ीरो हो, ठीक है, इट कैन बी एनी नॉन ज़ीरो नंबर आल्सो। ओके, वो हम देखेंगे आगे इसका। फोर्थ आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स कि आपके पास हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली ये सबके लिए सेम है, ये सबके लिए एडिटिव आइडेंटिटी सेम होती है हर एलिमेंट के लिए, ये हर एलिमेंट की अलग होगी, ठीक है। तो वो ये कहता है कि आपके पास ऐसा कौन सा एलिमेंट है इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली जिसमें इसको ऐड करें तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। तो अगर वो एलिमेंट आप मेल लेते हो तो माइनस ए लिखा है बच्चे, ये मैं माइनस ए लिख रहा हूँ, ये आप सिंपली बी भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में भी यही होता है ना कि आप कोई मैट्रिक्स दी और उसकी माइनस मैट्रिक्स उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, या पॉलिनोमियल दिया उसमें नेगेटिव कोएफिशिएंट कर दो, ऐड कर दो, तो इसलिए माइनस ए लिखा। अदरवाइज इट इज़ नॉट समथिंग कि हमेशा नेगेटिव ही उस एलिमेंट का होगा, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, वी विल सी दिस आल्सो, ठीक है। तो ये आप इसको बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कि वी एलिमेंट ए में आपने ऐड किया तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी उस वेक्टर स्पेस की मिल गई। तो आप बी को माइनस ए को उसका एडिटिव इन्वर्स कहते हैं उस एलिमेंट का, ठीक है, और ये हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा। दूसरी बात वो ये कहता है कि भाई आपके पास फिर आपको एक ऑपरेशन डिफाइन करना होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, मतलब जैसे आप नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस कह रहे हो तो वहाँ पे एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आप ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। और ऑपरेशन कैसा होता है कि अल्फ़ा अगर रियल्स को स्केलर्स को बिलोंग कर रहा है, ए उस सेट को बिलोंग करता है, तो उनका जो प्रोडक्ट है ए अल्फ़ा डॉट ए वो भी उस सेट वी को बिलोंग करेगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आपके पास रूल है। और उसके अलावा ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इन चार प्रॉपर्टीज़ को आपके पास सेटिस्फाई करता होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये आपके पास ऐसा कोई सेट जो जिसके ऊपर ये ऑपरेशन वेक्टर एडिशन का ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डिफाइंड हो प्रॉपर तरीके से, और ये चार प्रॉपर्टीज़ वेक्टर एडिशन की, चार स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफाइंड हो, सेटिस्फाई हो रही हो सेट के लिए, देन वी कॉल्ड दैट सेट एज वेक्टर स्पेस। तो उस सेट को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे अभी, ठीक है, कि आपके पास ये पॉलिनोमियल्स, मैट्रिसेस, फंक्शन ये सारे आपके वेक्टर स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है, ये सब इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन व्हाट वी हैव डन इन योर पार्ट 1। नाउ
वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ आपकी बातें हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करूँगा बिफोर टेकिंग द एग्जांपल सम ऑफ द पॉइंट्स जो डेफिनेशन में आपको शायद लगा हो कि ये पॉइंट्स थोड़े क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं यहाँ पे वन बाई वन एक एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ इफ even one of the property of the vector space is not satisfied for any set V, then that set V is not a वेक्टर स्पेस। तो बच्चे वो ये कहता है कि आपने जितनी ये प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के लिए, उसमें से अगर आपके पास एक भी सिंगल प्रॉपर्टी डिफ़ाइन नहीं हुई तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। जो आपने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करा, ठीक है, वो तो ज़रूरी है भाई, वो तो आपके ऑपरेशन डिफ़ाइन होने चाहिए, ठीक है। पहले तो वो उनको पास करेगा कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपने डिफ़ाइन करी वो सही है या नहीं है। उसके बाद वो 4 ऑपरेशन वेक्टर एडिशन के, 4 ऑपरेशंस आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, वो भी आपके उस पर लागू होने चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाके फिर वो सेट आपका वेक्टर स्पेस कहलाएगा। और इनमें से 1, 2, 4 और 4 ये में से कोई एक भी सिंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, आप कहोगे वो वेक्टर स्पेस नहीं, नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी। एक सिंगल प्रॉपर्टी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, सब सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट थिंग। और यही प्रॉब्लम है बच्चे, इसके कारण कि वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस हम यूजली नहीं डालते हैं पेपर में, या फिर आपके पास इसको हम इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है। अभी इसका देखेंगे आगे हम क्या इसका कंसेप्ट है, क्यों हम सब स्पेस को ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। नाउ हमने जब डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में करी थी तो वहाँ पे रियल वेक्टर स्पेस डिफाइन किया था कि वेक्टर स्पेस कह लो, इसे लीनियर, ठीक है, स्पेस भी कहा था, रियल लीनियर स्पेस। तो रियल वेक्टर स्पेस क्या चीज़ है, वो ये कहता है कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ वी वेक्टर स्पेस आर रियल एंड स्केलर्स, स्केलर्स जो आपके पास, अब बच्चे स्केलर्स है ना, बेसिकली इसको भी आगे डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट ज़रूरी हो ये नहीं है, ठीक है। अभी तो नो डाउट हम यहाँ पे जो है रियल नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है। इफ़ द स्केलर्स आर रियल नंबर्स, या आपके पास v के एलिमेंट जो वेक्टर स्पेस है उसके एलिमेंट, स्केलर जो हम ले रहे हैं वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हुए हमने जो स्केलर लिए, सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, देन दैट वेक्टर स्पेस इज रियल वेक्टर स्पेस, तो उसे हम रियल वेक्टर स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे बात वही है कि चलो स्केलर्स तो मान लें कि हमने अपनी स्टडी में रियल ही ली है, ठीक है, पर ये कॉम्प्लेक्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, दिस कैन बी कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्स ऑफ वी, अब एलिमेंट्स ऑफ वी मतलब जो आपके पास वेक्टर स्पेस मान लो आपके पास मैट्रिसेस का है, तो जो मैट्रिसेस होंगी रियल मैट्रिसेस होंगी, मतलब उनके एलिमेंट्स रियल होंगे, ठीक है। उसी तरह से आपके पास अगर मान लो मैं पॉलिनोमियल्स की बात करता हूँ तो पॉलिनोमियल्स के जो पॉलिनोमियल्स हैं रियल पॉलिनोमियल्स होंगे, मतलब उनके कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपके पास जो आपकी एलिमेंट्स हैं वो हम रियल ले रहे हैं, क्या कैसे रियल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, स्केलर्स भी रियल होंगे, तब उसे हम रियल वेक्टर स्पेस कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस इसी तरह से आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, ये तो रियल हो गया। तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस क्या होता है, क्योंकि मोस्टली यही जो वेक्टर स्पेस है यूज़ होते हैं, पर इसके अलावा भी हैं कई आपके और भी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस क्या होता है। उसमें पहली आपकी वो है कंडीशन, कब कॉम्प्लेक्स होता है, एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि एलिमेंट्स वी के कॉम्प्लेक्स हैं, और स्केलर जो हैं रियल, तब भी वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा। एलिमेंट्स वी आर रियल, वी के एलिमेंट्स तो रियल हैं पर स्केलर्स कॉम्प्लेक्स हैं, तब भी वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा। बोथ एलिमेंट्स ऑफ बी
एंड स्केलर्स आर कॉम्प्लेक्स। अगर एलिमेंट्स वी के मतलब वेक्टर्स जो हैं आपके वेक्टर स्पेस के एलिमेंट और स्केलर्स दोनों के दोनों अगर कॉम्प्लेक्स हैं तब भी वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कराएगा। तो दोनों में से कोई भी, चाहे स्केलर आपके कॉम्प्लेक्स हों, चाहे आपके पास एलिमेंट्स या वेक्टर्स वेक्टर स्पेस के कॉम्प्लेक्स हों, तो आपके पास उस केस में उस वेक्टर स्पेस को हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलो ये तो बात होगी रियल वेक्टर स्पेस की। मोस्टली हम डील करेंगे रियल वेक्टर स्पेस से, जहाँ पे एलिमेंट्स भी रियल होंगे वेक्टर स्पेस के और जो आपके स्केलर्स हैं वो भी आपके पास रियल होंगे। ठीक है, अब ये जो हम बार बार ये स्केलर्स कह रहे हैं, ठीक है, नो डाउट हमने रियल अपनी स्टडी में रियल नंबर्स को कंसीडर किया है कि जी हमारे स्केलर्स रियल नंबर होंगे। तो बेसिकली बच्चे ये सारा कंसेप्ट जो है ना स्केलर्स का, ये एक डेफिनेशन है फील्ड की, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ, उसके अंडर आती है। ठीक है, कि ये जो आप स्केलर्स ले रहे हैं बेसिकली फील्ड को वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो मैं पहले यही दे रहा हूँ कि स्केलर्स क्या हैं। स्केलर से फील्ड पे जाते हैं, फील्ड का ही पार्ट है स्केलर्स। ठीक है, फील्ड का ही पार्ट है स्केलर। तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं स्केलर्स जो हम अल्फ़ा बीटा जो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा अभी जो हमने रियल यहाँ पे लिए थे। ठीक है, तो इन जनरल स्केलर्स की डेफिनेशन क्या है, इन जनरल डेफिनेशन कैसे दी जाती है। दिस इज स्केलर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड that are used to define वेक्टर स्पेस। कि जो वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, स्केलर्स क्या है, स्केलर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। ठीक है, तो ये आपके पास फील्ड के एलिमेंट हैं। ठीक है, फील्ड अब आपके पास क्या है उसको भी देखते हैं। तो पहली बात स्केलर जो हम ले रहे हैं वो नो डाउट हमने रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने यहाँ भी कहा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं स्केलर, तो रियल कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो मतलब फील्ड आपके पास एक बड़ा जनरलाइज्ड सेट है जिसमें रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकते हैं, और स्केलर्स उसका आपके पास एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास फील्ड की अब एक्चुअल में डेफिनेशन लेते हैं, क्योंकि स्केलर फील्ड के एलिमेंट होते हैं। तो फील्ड क्या है इटसेल्फ, फील्ड क्या है इटसेल्फ, फील्ड बेसिकली ही सेज इज अ सेट on which operations of addition and multiplication are defined analogous to corresponding operations on रियल नंबर्स। तो बच्चे ये फील्ड की डेफिनेशन है। फील्ड बेसिकली क्या है, फील्ड सेट होता है। ठीक है, ये सेट रियल नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का भी हो सकता है। ठीक है, इवन अब स्केलर्स बच्चे जरूरी नहीं कांस्टेंट हो, ये सेट आपके पास अलजेब्राइक फंक्शंस का, रैशनल फंक्शंस का भी हो सकता है। ठीक है, सेट जिसमें कांस्टेंट फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। ऑन विच ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ऐसा सेट होता है जिसके ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऑपरेशंस डिफाइन करते हो, और वो ऑपरेशन बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होते हैं जैसे कि आप एक रियल नंबर्स पे ऑपरेशन डिफाइन करते हो। तो बच्चे फील्ड की अगर आप एक डेफिनेशन प्रॉपर्ली देखो तो वहाँ भी आपके 8-10 प्रॉपर्टीज उसने दे रखी हैं। ठीक है, जैसे हमने वेक्टर स्पेस की 8 की प्रॉपर्टीज़ करी, वैसे फील्ड में आपके पास वो 8 की प्रॉपर्टीज़ बनाता है। प्रॉपर्टीज़ कहाँ से बनाता है, जैसे आपकी रियल नंबर्स की हैं कि a + b = b + a, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्ली, तो उसी तरह से उसने वहाँ पे 8-10 प्रॉपर्टीज़ बनाता है वो जैसे रियल नंबर्स की होती हैं। वेक्टर स्पेस में हमने किया था, प्रॉपर्टीज़ उठाई थी 2D 3D वेक्टर्स की। तो फील्ड में वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ उठाता है कि रियल नंबर्स क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं, और उनको मोर जनरलाइज्ड करता है एज अ कंसेप्ट ऑफ फील्ड।
ठीक है। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको मोर जनरलाइज नाम देता है फील्ड को। और फिर कहता है कि भाई आपका कोई भी सेट चाहे वो आपका रियल नंबर का हो, रैशनल का हो, कॉम्प्लेक्स का हो, फंक्शंस का हो, अलजेब्राइक फंक्शन, रैशनल फंक्शन, वो सब फील्ड में आएंगे प्रोवाइडेड वो उन ऑपरेशंस को फुलफिल करते हो। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो आपके पास फुलफिल करते हो उन कंडीशंस को, ठीक है। तो वो फील्ड है, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर, सो फील्ड कैन बी ऑफ रियल नंबर्स की हो सकती है, रैशनल नंबर की हो सकती है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो सकती है, मतलब सेट, ठीक है। ये सेट इनका हो सकता है, ये फील्ड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। और इट कैन आल्सो बी रैशनल फंक्शन, फील्ड ऑफ रैशनल फंक्शन की हो सकती है, अलजेब्राइक फंक्शंस की हो सकती है, ठीक है। तो ये बच्चे आगे आपका ये इन डेप्थ आगे जिसे कहते हैं और जनरलाइज है कि वहाँ पे फंक्शन भी हो सकते हैं। ये जो फील्ड हम स्केलर्स कह रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा, ठीक है, हम स्केलर्स को अभी तक कांस्टेंट समझते हैं, तो कांस्टेंट में भी हम ज़्यादा मान लेते हैं जी कि रियल है, रैशनल है, ठीक है। पर उसको थोड़ा ब्रॉड करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं इवन, और उसको ब्रॉड करें तो ये फील्ड के एलिमेंट रैशनल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन भी हो सकते हैं, पर वो बहुत हायर स्टडीज़ में आता है। अभी तो सिंपली हम फील्ड के एलिमेंट्स को हम अपनी स्टडी में रियल नंबर्स लेंगे, ठीक है। ये जो अल्फ़ा बीटा जो भी हम कह रहे हैं ये हमारे रियल होंगे, और एलिमेंट्स वी के भी आपके रियल ही होंगे क्योंकि हम रियल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो बच्चे ये कुछ एक कंसेप्ट्स थे, ठीक है, आपके पास, जो कि अब मैंने बड़ा कंसाइज करके आपको समझाने की कोशिश करी है कि वेक्टर स्पेस में आपके पास क्या कुछ डेफिनेशन के साथ कुछ एक और चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनके एग्जांपल्स पे आते हैं कि एग्जांपल्स आपके पास वेक्टर स्पेस के क्या क्या हैं जिनको यूजली आगे हमने वर्कआउट करना है, ठीक है। तो एग्जांपल 1 मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। लेट Vn be set of all ordered and tuples, या ट्यूपल्स कह लीजिए, टपल्स कह लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे, कई ट्यूपल कहते हैं, कोई टपल कहता है, ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज Vn कैसा सेट है, Vn ऐसा है x1, x2, xn where these xi belong to रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये एक सेट, इस सेट को बच्चे हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड टपल्स ऑफ रियल नंबर्स, की ये जो एक टपल, दो टपल, ठीक है, ये टपल्स हैं, एक टपल, दो टपल, तो एन टपल्स, एक दो अप टू एन, सो दीज आर योर एन टपल्स, ये आपके एन टपल्स हैं यहाँ तक, ठीक है। वन टपल, सेकेंड टपल, इस तरह से एन टपल्स, किसके, रियल नंबर्स के, ये सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस Vn को हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एन टपल्स, और इसे एन टपल स्पेस भी कहते हैं, कई बार इसे एन टपल स्पेस या वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। सो इसे डिफाइन वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये तो चलो उसने एक सेट डिफाइन कर दिया, उसने अब वेक्टर एडिशन के उस पर रूल डिफाइन करे, कैसे कि इफ़ u इज इक्वल्स टू x1 x2 so on up to xn and v is equals to y1 y2 so on up to yn, ठीक है, both belongs to Vn को बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि उसी फॉर्म में दिए हुए हैं। देन u प्लस v एडिशन को कैसे डिफाइन कर रहा है, पहले टप्पल में पहला टप्पल दूसरे एलिमेंट का, दूसरे टप्पल में दूसरा टप्पल सेकेंड एलिमेंट का, एंड सो ऑन अप टू nth टप्पल में nth टप्पल सेकेंड एलिमेंट का। तो आपने एडिशन ऐसे उसने डिफाइन करी, और ये जो अब रिजल्टेंट एलिमेंट आया बच्चे, ये भी Vn को बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें भी n टपल्स हैं, 1 2 अप टू n, तो n टपल्स हैं इसमें, ठीक है। इट आल्सो कंटेन्स n टपल्स, ठीक है, और हर टपल रियल नंबर है, x1 y1 रियल है तो दोनों को ऐड करोगे वो भी रियल होगा, x2 y2 रियल है उनको ऐड करोगे वो भी रियल होगा, तो इसलिए ये भी Vn में बिलोंग करता है, ठीक है। एंड देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो डिफाइन करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन
वो डिफाइन करता है एज इफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड u इज इक्वल्स टू x1 x2 अप टू xn बिलोंग्स टू vn, ठीक है, देन अल्फ़ा u इज इक्वल्स टू अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 सो ऑन अप टू, हर टपल के साथ वो अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस अगेन अल्फ़ा u बिलोंग्स टू vn। क्यों? क्योंकि n टपल्स 1 2 n टपल्स हैं इसमें, ठीक है, और आपके पास हर टपल रियल नंबर है क्योंकि x1 रियल है अल्फ़ा रियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रियल होगा, x2 रियल है अल्फ़ा रियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रियल होगा। तो ये आपके पास स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो भी आपके पास फॉलो हो रहा है यहाँ पे, और उसने जिस तरह से डिफाइन किया हियर इट इज़। सो ही सेज देन vn n tuple space is vector space under these operations of vector addition and scalar multiplication। तो इन ऑपरेशंस के अंडर बच्चे वेक्टर एडिशन का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस के अंडर ये जो सेट है ऑर्डर एंड टपल्स का, ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस बनाता है। मतलब ये 8 प्रॉपर्टीज़ जो आपकी हैं, 4 वेक्टर एडिशन की, 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, उनको फुलफिल करता है, ठीक है। तो बच्चे हम वो प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करेंगे यहाँ पे, यू कैन शो इट इज़ वेरी इजी एटलीस्ट इन दिस केस। तो अब ये एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, ये जो n टपल स्पेस है इसकी खासियत क्या है, अगर मैं v2 स्पेस लूँ, ठीक है, v2 स्पेस लूँ, v2 स्पेस आपका क्या बनेगा x1 x2 वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। तो ये आपका जाना पहचाना सा स्पेस है, ठीक है। दिस इज़ द सेट ऑफ आर प्लेन वेक्टर्स। ये अभी हम 2D वेक्टर्स जो पढ़ के आए हैं, स्पेस वेक्टर कह लो, सॉरी प्लेन वेक्टर्स कह लो, 2D वेक्टर्स कह लो, तो ये हम पढ़ के आए हैं। तो v2 जो है आपके पास इस ही n टपल स्पेस का एक पर्टिकुलर फॉर्म है। v3 n की जगह 3 लिखा तो मेरे पास ये स्पेस बना xi बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। दिस इज बेसिकली जो हम करके आए थे पहले 2D 3D वेक्टर, सेट ऑफ ऑल 3D वेक्टर्स और स्पेस वेक्टर्स, 3D कह लो, स्पेस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। सो ये जो v2 एंड v3 आर पर्टिकुलर केसेस ऑफ vn स्पेस और n टपल स्पेस, दिस इज, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ज्योमेट्री हमें 3 डायमेंशंस के आगे नहीं लेके जाती, ठीक है। हम विजुलाइज 2D तक कर सकते हैं, 3D तक कर सकते हैं, इसके आगे विजुलाइजेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली वी कैन गो बियॉन्ड 3 डायमेंशन, हम 3 डायमेंशन से n डायमेंशन तक जा सकते हैं, नो डाउट। अब वो आपके पास ज्योमेट्रिकल उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली वी कैन गो अप टू n डायमेंशन। और यहाँ जो हम डायमेंशन कह रहे हैं ना, यहाँ 2D और 3D तो ठीक है, वो ज्योमेट्रिक वे में है, डायमेंशन हम इसमें भी डिफाइन करेंगे, वेक्टर स्पेस में भी डिफाइन करेंगे, आगे देखेंगे। दिस इज n डायमेंशन वेक्टर स्पेस, ठीक है। पर वहाँ डायमेंशन कुछ और चीज़ है, इट इज़ नॉट लाइक कि ये 2D वेक्टर और 3D की जो डायमेंशन होती है वैसी नहीं है, इट इज़ समथिंग एज डिफाइंड मैथमेटिकली, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे कि पोलोमिल्स हैं का वेक्टर स्पेस है, उसकी क्या डायमेंशन होगी, ठीक है। तो दे हैव आल्सो डिफाइंड डायमेंशन ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी, सो दैट वी विल सी। सो इन दिस वे दिस वेक्टर स्पेस हेल्प यू टू गो बियॉन्ड 3D वेक्टर्स, ठीक है। ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में भी पेनिट्रेट कर जाता है वेक्टर स्पेस मैथमेटिकली। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। other example of your vector space, let pi denote set of all polynomials px with real coefficients defined on
इंटरवल I, दैट इज पी आई जो सेट है वो कैसे डिफाइन कर रहा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा 1x सोन अप टू अल्फ़ा n xn, where alpha I belongs to a real, n is non-negative integer, and for all x belonging to some interval I। तो ये सेट, तो बच्चे ये जो सेट है बेसिकली इट डिनोट सेट ऑफ ऑल द पोलिनोमियल, जितने भी पोलिनोमियल्स आप सोच सकते हो, चाहे वो कांस्टेंट है, लीनियर पोलिनोमियल है, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, एनी पोलिनोमियल। तो ये उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सेट में, पी आई सेट में आपके पास हर टाइप का पोलिनोमियल जो एग्जिस्ट कर सकता है वो आपके पास यहाँ इस सेट में होगा, प्रोवाइडेड उसके कोएफिशिएंट हम यहाँ पे रियल लेके चले, कोएफिशिएंट रियल होने चाहिए आपके पास, ठीक है। सो अंडर pointwise addition and scalar multiplication PI is a वेक्टर स्पेस। तो ये वेक्टर स्पेस बनता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट वाइज एडिशन लिखा है। पॉइंट वाइज एडिशन मतलब बच्चे कि मान लो मैं आपको दो पोलिनोमियल्स दूँ कि भाई 3x² 2x+1 को आपने ऐड करना है 2x³ + 6x+1 में, ठीक है, ये सॉरी 6x² + 2x में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्यूब में तो फिर आप क्यूब वाली टर्म ही ऐड करोगे ना, 2x³ तो ऐसा चाहेगा, यहाँ से आप इस चीज़ को इसके साथ ऐड करोगे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट पॉइंट वाज कि x² के कोएफिशिएंट के साथ x² का कोएफिशिएंट ऐड होगा, दैट इज़ 9x², x के कोएफिशिएंट के साथ x का कोएफिशिएंट ऐड होगा मतलब 1, और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट ऐड होगा, दैट इज़ व्हाट योर पॉइंट वाइज एडिशन इज। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही है कि पोलिनोमियल के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करो तो कैसे वो चेंज होता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट योर second example is set of all the polynomials. Example 3, let me write it here. Example 3, yes, let fi be set of all real valued functions defined on I, then under pointwise addition and scalar multiplication fi is a real vector space। तो बच्चे ये बेसिकली एफ आई किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उन सभी फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट जो आपके पास रियल वैल्यूड होंगे किसी इंटरवल आई पे, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं जो किसी इंटरवल आई पे डिफाइंड हो। तो इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द रियल वैल्यू फंक्शन, जो भी रियल फंक्शन आप सोच सकते हो किसी इंटरवल पे जो आपके पास डिफाइंड हो। सो दिस आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स और इज़ अ रियल वेक्टर स्पेस, ठीक है। मतलब ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है, इसमें साइन, कोसाइन, इनवर्स और भी जो फंक्शन आप सोच सकते हो वो सारे इसमें आते हैं। एग्जाम्पल 4, लेट M be a set of all M cross N real matrices with usual matrix addition and scalar multiplication, ठीक है। कि मैट्रिक्स में जैसे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है वो हम ले रहे हैं, ठीक है। देन M इज़ अ वेक्टर स्पेस। तो बच्चे ये अब वो कह रहा है कि अगर मैं M को एक सेट ले रहा हूँ, ठीक है, सेट ले रहा हूँ जिसमें हर वो M क्रॉस N मैट्रिक्स आपकी आएगी, ठीक है, M क्रॉस N मैट्रिक्स आएगी, रियल मैट्रिक्स, एलिमेंट्स रियल होंगे, ठीक है। जिसमें हम मैट्रिक्स एडिशन हमें पता है कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होता है, वी नो दिस थिंग, ठीक है, ऑपरेशन जो यूजुअल हैं आपके।
तो भी आपके पास ये जो सेट बनेगा उन सभी मैट्रिसेस का, दैट विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ये एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, मतलब इन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस के अंडर वो 8 प्रॉपर्टीज़ आपकी सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। तो ये सेट आपका भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। सो अब आपके पास बच्चे ये 4 एग्जांपल्स हमने लिए, ठीक है। जो एग्जांपल 1 था वो Vn का था, n टपल स्पेस का था, ठीक है, n टपल स्पेस का था, जहाँ पे Vn को हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था। अब आपके पास आगे हमारी जितनी भी स्टडी है उसमें एक ये एग्जांपल, एक ये वाली वेक्टर स्पेस और एक ये वाली वेक्टर स्पेस, ये आपके पास बच्चे हमने अब फ्रिक्वेंटली यूज़ करने हैं, ठीक है। खासकर एन टपल स्पेस और पॉलिनोमियल वाला, ये 2 टपल स्पेस मोस्टली हम अपने एग्जांपल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। वेक्टर फंक्शंस वाला भी कई जगह यूज़ करेंगे, पर मोस्टली आपका एन टपल स्पेस और पॉलिनोमियल वाले को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैन अगर आप देखोगे वहाँ पे उसने मैट्रिसेस का काफ़ी यूज़ किया हुआ, हम मैट्रिसेस को इतना नहीं यूज़ कर रहे हैं, मेनली एन टपल स्पेस और पी पॉलिनोमियल्स के इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बच्चे अब ये आपके पास सारे के सारे जो हैं आपके ये वेक्टर स्पेस बन गए, ठीक है। तो अब बच्चे वही बात आ गई कि जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, ठीक है। अभी मैं क्लोज़ करूँगा, इससे आगे कुछ और मुझे डिस्कस करना है कि वेक्टर स्पेस की जहाँ से हमने शुरुआत करी थी कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, रो रिड्यूस लगा के हमने मतलब इससे पहले इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है। फिर हमने रो रिड्यूस फॉर्म इसको लगाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखते हैं और उस पर रो रिड्यूस लगाते हैं, तो हमें सॉल्व करने का पता था। अब वही चीज़ थी कि हमारे पास ये बेस है जिससे हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई चीज़ पहुंच जाए तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट्स बन गए थे कॉलम वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको तो पता हमें कि इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे बनना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दिस इज x1 2x2 3x1 माइनस x2 माइनस x2 प्लस 3x3 माइनस x3 2x3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 2 2। अब कॉलम मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस हमारे पास अभी हम करके आए हैं वेक्टर स्पेस होता है, एडिशंस आपके पास उसकी डिफाइंड है, वो वेक्टर स्पेस है, तो प्रॉपर रूल वो अब फॉलो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो x1 माइनस x2 प्लस x3, ठीक है। तो यहाँ क्या बना हमारे पास, ये बना x1 माइनस x2 प्लस 3x3, दूसरा बना 2x2 प्लस x2 माइनस x3, और तीसरा बना 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3, ठीक है। ये चीज़ बन रही है और ये इक्वल आ गई 1 2 2 की। तो बच्चे अब दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं और हमारे पास सेम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। कॉलम जब हमारे पास कोएफिशिएंट x1 x2 3, इसी तरह से ये जो आपने पॉलिनोमियल लिया था, नॉट पॉलिनोमियल, इक्वेशन ली थी जहाँ पे x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स थे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ के आए कि जो पॉलिनोमियल का सेट होता है वो आपके पास रियल वेक्टर स्पेस को बनाता है, ठीक है, रियल वेक्टर स्पेस बनाता है, मतलब उस पर भी वो ऑपरेशन जितने हम डिफाइन करके आए हैं वो सारे लगते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेपरेट करूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या बने आपके पास, x1 यहाँ से माइनस x2, ठीक है, और यहाँ से 3x3, ठीक है, 3x3 प्लस x का कोएफिशिएंट क्या बना पहला 2x1, यहाँ से x2 और यहाँ से माइनस x3 प्लस कांस्टेंट वाली टर्म्स आपके पास क्या बनी, कांस्टेंट वाली टर्म बनी आपके पास 3x1 माइनस x2 एंड 2x3 प्लस 2x3, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि अब x स्क्वायर के x के
कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, कांस्टेंट्स को कंपेयर करो दोनों साइड, आपको सेम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो रही है, ये बच्चे अंडर सर्टेन रूल रेगुलेशन के अंडर हो रही है, जो हम वेक्टर स्पेस कह के आए हैं, जो पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो उसने एक प्रॉपर एक आपकी स्ट्रेटजी बना दी, एक मेथडोलॉजी बना दी, पूरा सेट डिफाइन कर दिया, रूल रेगुलेशन डिफाइन कर दी वेक्टर स्पेस के नाम से कि हाँ भाई अब आप ये सब कर सकते हो यूजिंग फॉलोइंग दैट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब आप दोनों साइड कंपेयर कर सकते हो, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट एक्स के कांस्टेंट के, आपको सेम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। तो सेम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, आगे आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस कि हमें यहाँ पहुँचना है। तो चाहे आपके पास पॉलिनोमियल्स हो, कोएफिशिएंट हो, ऐसे यहाँ फंक्शन में यहाँ पे साइन कोसाइन के कोएफिशिएंट्स को उठा लो, कंपेयर करो दोनों साइड, सेम सेट ऑफ इक्वेशन बन जाते हैं एंड देन वी कैन सॉल्व इट। ओके, तो ये चीज़ है बच्चे। ठीक है, तो जहाँ से शुरुआत की थी अब यहाँ पे हम वापस आके इन चीज़ों को देख सकते हैं कि, और ये जो चीज़ कर रहे हैं शायद किसी के माइंड में ऐसे भी आ गई हो कि ऐसे हो रहा है, पर इसके पीछे पूरी एक थ्योरी है। ठीक है, वेक्टर स्पेस की जो एक रूल रेगुलेशन है, जो ऑपरेशन है, जो हम फॉलो करते हैं। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फिर आपके पास वेक्टर स्पेस जो है वो आपका नहीं होता है, या एग्जाम्पल जहाँ पे आपके पास वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ओके, तो आपके पास इन एग्जांपल्स के थ्रू मैं बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि हम वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन यूजली क्यों नहीं पूछते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपको एक वेक्टर स्पेस लिख रहा हूँ, लेट वी बी अ, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, और इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको थोड़े से और भी छोटे मोटे जो कंसेप्ट हैं उनकी क्लैरिटी हो जाएगी। एक्स वाई वेयर एक्स वाई आर real numbers, let a is equals to x1 y1, b is equals to x2 y2, belongs to b, and define vector addition as a plus b। ठीक है, तो वो वही आपकी एडिशन आपको डिफाइन करके दे रहा है। ठीक है, डिफाइन करके दी उसने x1 प्लस x2 इज 2x1 माइनस 3x2 एंड y1 माइनस y2। तो भाई अब देख लो आप, हमारी जो यूजुअल एक एडिशन होती है जिसमें फर्स्ट टप्पल को सेकंड के साथ फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड को, वैसी नहीं है, इसने कुछ और रूल डिफाइन कर दिया। ठीक है, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो नॉर्मल वही रख रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास वो रख रहा है कि आपके पास ये आपकी सेम वैसी जैसे आपने पहले लिखी थी। ठीक है, चेक whether it is वेक्टर स्पेस और नॉट। तो अब मुझे अगर ये चेक करना है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो बच्चे पहले तो मुझे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट उसने डिफाइन किया वो देखना पड़ेगा वो सही है नहीं है। तो वो सही है क्योंकि दोनों को ऐड किया, मेरे पास दो टपल्स बने। ठीक है, और दोनों टप्पल रियल हैं। ठीक है, दोनों टप्पल रियल हैं तो एडिशन डिफाइंड है। ये ए प्लस बी भी आपके पास बी को बिलोंग करेगा। वैसे ही अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया एलिमेंट के साथ, दो टप्पल्स बने, दोनों के दोनों टप्पल रियल हैं तो ये भी वी को बिलोंग करेगा। तो ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉपर्टीज़ देखना पड़ेगी, और प्रॉपर्टी आपको 8 की 8 देखना पड़ेगी कि भाई 8 की 8 सेटिस्फाई कर रही हैं नहीं कर रही हैं, और हो सकता है शायद उसमें कोई आपकी ना करे। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि हमको सारी प्रॉपर्टीज़ देखना पड़ती हैं। ठीक है, अब मैं पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेता हूँ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरे पास जो एडिशंस आएगी वो ए प्लस बी जो बनेगा वो रूल के हिसाब से तो ये बन रहा है ए प्लस बी, है ना। लेकिन बी प्लस ए अगर मैं करूँ तो क्या इस वेक्टर एडिशन के रूल के हिसाब से मेरे पास क्या आ रहा है, इट इज़ 2x2 माइनस 3x1 कॉमा y2 माइनस y1। ठीक है, एंड यू कैन सी दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी, दिस इज नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो भाई आपकी पहली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हुई, कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो यू आर लकी कि आपकी वही पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई।
पर हर बार हम लकी नहीं होते हैं ना, बात यही है कि पहली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ फुलफ़िल नहीं हुई तो आप बच गए आगे काम करने से, लेकिन यूजली ऐसा नहीं होता है, और हो सकता है आपको बाद में एंड में जाके कहीं पे प्रॉपर्टी आपको ऐसी मिले जो सेटिस्फाई ना कर रही हो, ठीक है। तो अब सेम क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन में मैंने ये v जो था, जो उसने ये एक्स वाई डिफ़ाइन किया था, ठीक है, एक्स वाई डिफ़ाइन किया था, एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, और ये मैं इसमें एक चीज़ कर रहा हूँ कि एक्स वाई जो है वो 0 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, एक एलिमेंट इसका एक्सक्लूड कर रहा हूँ कि भाई एक्स वाई को 0 0 एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये ऐड की कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तो वो आपके पास इस तरह से वो एडिशन दे रहा है, ठीक है। अब बच्चे इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे ना कई प्रॉपर्टीज़ जो आपके माइंड में थी कि ऐसा होता है, वो आपके यहाँ क्लैरिफाई होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो एडिशन उसने ऐसे डिफाइन कर दी, और जो आपका अल्फ़ा ए था वो वैसे ही रहने दिया कि जो आपकी सिंपल आपकी होती है अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1, ठीक है, वेयर एक्स वाई 0 0 के इक्वल नहीं है, ओके। तो बच्चे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे वो वाला यहाँ नहीं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी फुलफ़िल होंगी, ठीक है, ए प्लस बी और कॉम्यूटेटिव वाली और एसोसिएटिव वाली, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, ये यहाँ सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। अब मैं ज़रा उस प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ जिस पे मुझे एडिटिव आइडेंटिटी पे, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी पे आ रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल होती है, ये दोनों होती हैं बच्चे, आप करके देख लेना, मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूँ, मेन जो चीज़ें समझानी है वो आप थोड़ा समझना, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी पे आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके। सो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि इसको चलिए मैं दोबारा से मैं लिख लेता हूँ कि सो दैट कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। दिस इज़, और a प्लस बी जो है मेरे पास वो ये चीज़ है x1 x2 कॉमा y1 y2, ठीक है, और अल्फ़ा ए मेरे पास सीधा अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1 इस तरह से है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी नंबर तीसरी चेक करना चाह रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी वाली। अब यहाँ पे बच्चे आपके ना कई डाउट्स क्लियर होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो अब क्या डाउट्स क्लियर होंगे ज़रा देखना। एडिटिव आइडेंटिटी में मुझे क्या चेक करना है, आई हैव टू फाइंड एलिमेंट बी सच दैट, और बी ने लेके मैं इसे टी लेता हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको बी के साथ यहाँ कंफ्यूज ना करो, सच दैट ए प्लस टी इज इक्वल्स टू ए। मुझे एक एलिमेंट टी ऐसा फाइंड करना है जो बिलोंग करता हो वेक्टर स्पेस बी को, सच दैट उसमें कोई भी एलिमेंट मैं उस वेक्टर स्पेस का ऐड करूं, मेरे पास वही एलिमेंट वापस आ जाए, ठीक है, वही एलिमेंट वापस आ जाए। तो नो डाउट ए इज़ योर x1 by 1, तो मैं अपने इस रूल के हिसाब से ये देख सकता हूँ कि इसमें अगर मैं एलिमेंट 1 1 ऐड करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, x1 1 कॉमा y1 1 डॉट, ठीक है। तो ये क्या बना, x1 y1, तो ये मेरे पास क्या बन गया, a प्लस 1 1 इज इक्वल्स टू a। सो एलिमेंट 1 1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट V। अभी वेक्टर स्पेस नहीं करना, तो इसलिए मैं इसको वेक्टर स्पेस नहीं कह रहा, वेक्टर स्पेस तो तब बनेगा जब आपके पास पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज होंगी सेटिस्फाई, ठीक है। तो 1 1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब बच्चे वही बात है ना, ये आपका ज़रूरी नहीं हर केस में 0 0 हो, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ है कि ये 0 वेक्टर हो 0 0 हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का इस तरह से लगा हुआ था कि आपका जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 1 1 आई, ऑपरेशन ऐसा लगा हुआ था कि इसको ऐड करोगे तब आपको एलिमेंट इटसेल्फ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को, कि क्या भाई इसका एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मतलब मुझे क्या करना है, टू फॉर ईच u बिलोंगिंग टू और a बिलोंगिंग टू वी हैव टू फाइंड हमें कोई
आर ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है सच दैट उस ए में मैं अगर आर को ऐड करूं तो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब मेरे पास 1 1 आ जाए। ठीक है, मतलब x1 y1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास 1 1 आ जाए अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल्स। ठीक है, तो मेरे पास सामने दिख रहा है, मैं इसमें अगर ये ऐड कर दूं, और मैं पहले कह चुका हूं कि इस सेट में एक्स वाई 0 0 नहीं है। ठीक है, 0 0 कॉम्पोनेंट हम नहीं ले रहे हैं, तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, x1 दिस वन कॉमा y1 दिस वन, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 1। तो दिस implies 1 upon x1 comma 1 upon y1 is the additive inverse of v सेट जो आपका है v है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बच्चे कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर एलिमेंट जो हम आगे लिख रहे थे माइनस से, ठीक है, कि माइनस ही उस एलिमेंट का आपके पास एडिटिव इन्वर्स हो, वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑपरेशन क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी का मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था कि भाई ये आपके पास ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो ही होती हैं, ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशंस कैसे लगे हुए हैं, ये मेन रोल प्ले करते हैं ऑपरेशंस आपका। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन था भाई आपका, तो वो अभी पूरा हुआ नहीं। क्वेश्चन चल रहा है कि भाई ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज़ वेक्टर एडिशन की तो सेटिस्फाई करा दिया आपने, वो होगी। अब ये वेक्टर स्पेस अभी भी आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो बात बस यही है, यही प्रॉब्लम है कि आपको हर एक प्रॉपर्टी और पता लगे जाके जी आपने 7 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली, 8वीं पे जाके वो नहीं मिला। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, हम यूजली वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बच्चे ये आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप ये वाली प्रॉपर्टीज़ क्या जो 5वीं प्रॉपर्टी है अल्फ़ा प्लस बीटा ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ए इसमें करना। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ए, दिस इज़ x1 y1। ठीक है, तो ये आपके पास बन के आता है अल्फ़ा प्लस बीटा x1 कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा y1। ठीक है, लेकिन जब आप इसको अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए करते हो, ठीक है, अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए करते हो, ठीक है, तो ये आपके पास जो है फिर आपके ये बन के आता है अल्फ़ा बीटा x1 स्क्वायर अल्फ़ा बीटा y1 स्क्वायर, एंड यू कैन सी दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा ए। तो भाई आप देख सकते हो 5वीं प्रॉपर्टी पे जाके आपको पता लगा कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको एक एक करके चेक करना पड़ती हैं और फिर जाके आप बताते हो कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्योंकि एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी सी कि आपके पास ये ऑपरेशन जब उसने चेंज करा वेक्टर एडिशन का। ठीक है, तो क्योंकि यूजुअल वेक्टर एडिशन तो नहीं है ना कि हम एक टप्पल में दूसरा टप्पल और इसमें वो ऐड कर रहे हैं, तो चेंज कर दी, तो ये आपके पास एडिशन की तो कंडीशन फुलफिल कर गया, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अड़ गया जाके। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, इट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस अंडर गिवन ऑपरेशंस ऑफ अंडर गिवन वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब बच्चे बात ये है कि आप कहो कि जी अब हम ऐसे कभी भी यूजुअल से ऑपरेशंस को चेंज करें, बस क्लोज कर रहा हूँ बच्चे लास्ट थिंग, कि यूजुअल ऑपरेशन से हम ऑपरेशन चेंज करें तो क्या हर हमेशा वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपके पास कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप यूजुअल ऑपरेशन से चेंज कर दो तब भी वो वेक्टर स्पेस बन के आते हैं। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसको मैंने लेक्चर नोट्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट आर पॉजिटिव बी अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, डिफाइन vector addition as u plus v is equals to their product for all u b belonging to R positive and alpha u is equals to u raised to power alpha. ठीक है, and scalar multiplication as this one. Then R positive is a real vector space. तो बच्चे आपके पास ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, पीछे हम करके आए थे यूजुअल ऑपरेशन से थोड़ा सा अलग ले लिया था, पर यहाँ पे उसने क्या किया, रियल नंबर्स का सेट लिया, पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ठीक है, तो यू एडिशन कैसे डिफाइन कर रहा है, यू डॉट बी।
है ना, और स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहा तो क्या हो रहा है, यू रेज टू पावर अल्फा, ठीक है। तो ये तो यूजुअल ऑपरेशंस नहीं है ना आपके पास, पर स्टिल ये सेट आपके पास जो है ये वेक्टर स्पेस बनाता है, पूरी की पूरी उन 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास यूजुअल ऑपरेशन से चेंज हो जाए सेट, ऑपरेशन से चेंज हो जाए तो वो सेट आपका वेक्टर स्पेस नहीं होता, कई बार नहीं होता, पर आपका वो ऑपरेशन चेंज करने पे वेक्टर स्पेस हो भी सकता है। सो विद दिस बच्चे आई होप कि मैक्सिमम जो भी एक वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट है आपको समझ आ गया होगा। यूजली क्लास में हम एक लेक्चर में ये बच्चे सारा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी सी यहाँ लिबर्टी ली है कि आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, सो दैट कि आपको जो भी इसके छोटे मोटे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। सो विद दिस आई क्लोज दिस लेक्चर, और नेक्स्ट में हम सब स्पेस शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, जाते जाते मैं चलिए बच्चे वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, अभी लेक्चर ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया है। ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।